हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ 1 ईंट, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी लेंगे। सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और इस सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास में एक नए युग का श्रीगणेश किया। कैसे किया कि बात तब की है जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर रखा था और ये माना जाता था कि भारत की कोई प्राचीन सभ्यता नहीं है, जैसे कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता था, पर इस सभ्यता की खोज ने ये सारे भ्रम मिटा दिए और ये साबित कर दिया कि भारत के पास न केवल प्राचीन सभ्यता है बल्कि समकालीन सभ्यताओं से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि जो नालियों और सड़कों की व्यवस्था भारत में मिली है उतनी श्रेष्ठ अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिली है। तो एक नए युग का श्रीगणेश हड़प्पा सभ्यता की खोज से भारत में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी भी काफी रोचक है। अनेक व्यक्तियों ने इसमें अपना योगदान दिया। 1826 में चार्ल्स मेसेन हड़प्पा गांव गए और उन्होंने यहाँ पर प्राचीन स्थल होने की बात सबसे पहले की। उसके बाद 1856 में जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था और पटड़ी के लिए ईंटों की ज़रूरत हुई तो हड़प्पा के टीले की खुदाई करने का आदेश दिया गया और खुदाई की तो उसमें से अलंकृत ईंटें निकली। तो भी यहाँ पर यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं और फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाया 1861 में अलेक्जेंडर कहिंगा को, जिनको पुरातत्व विभाग का पितामह भी बोला जाता, जिन्होंने भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और 62 में वो इसके जनरल भी बने। और इस कार्य को आगे बढ़ाया 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, जब उन्होंने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया। इसके बाद इस कार्य में तेजी आई और यहाँ पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य आरंभ किया और 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे संसार के सामने ये घोषणा कर दी कि भारत के ने एक नवीन सभ्यता की खोज कर ली है। तो इस प्रकार सही रूप से माने तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया था। आज तक अनेक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज हो चुकी है, परंतु अगर सही मायने में कहें तो हमें अभी तक पूरी जानकारी इस सभ्यता की नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि अभी तक हम इस सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए। लिपि हमें मिली है परंतु उसको पढ़ने में अभी तक हमारे विद्वानों को सफलता नहीं मिली। इसके अलावा इतनी ये प्राचीन सभ्यता है जो कि दब चुकी है, तो कुछ वस्तुएं जैसे कि कपड़े, चमड़े, लकड़ी या सरकंडे की जो बनी वस्तुएं होती थी वो समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्रोत बचा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए? तो वो बचे हैं हमारे भौतिक साक्ष्य। भौतिक साक्ष्य में क्या आते हैं? मृद भांड यानी कि जो बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, या फिर आभूषण, औजार और घरेलू सामान जिनसे हम इस सभ्यता की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमें खुदाई में कहीं पर भी पूरे घोड़े की अस्थियां नहीं मिली, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े की जानकारी उनको नहीं थी। इसी तरह हमें कोई भी वस्तु लोहे की नहीं मिली खुदाई में, तो ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह जानने में हमारे समक्ष आई है। अब चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नामों की, कि हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता। सबसे पहले नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पीछे कारण था कि आरंभ में जो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र हमें मिले, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, वो सारे कहाँ थे? सिंधु नदी की घाटी में। और अगर संसार का उदाहरण लें तो काफ़ी जो संसार की भी सभ्यताएं थी वो हमें नदी घाटियों में मिली थी, तो उसी से अंदाज़ा लगाते हुए भारत में इसका नाम दिया गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। परंतु जब बाद में इसका प्रसार देखा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रसार है, तब इसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। इसके पीछे कारण क्या है कि पुरातत्व विभाग का नियम है कि सभ्यता का नाम उसी स्थल पर रखा जाए जो कि सबसे पहले खोजा गया था। और सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। इसको एक और अन्य नाम कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके पीछे कारण क्या है कि इस सभ्यता के जो हमें सामान मिले हैं, जैसे कि यहाँ के जो लोग अपने बर्तन बनाते थे, मूर्तियाँ या औजार बनाते थे, तो उसके लिए वो कांस्य का इस्तेमाल करते थे।
तो इसलिए इसके मिले सामान के आधार पर हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी देते हैं। आगे चर्चा करते हैं अब हम कालक्रम की, यानी कि ये सभ्यता कब से कब तक रही। तो यहाँ इस चीज़ को लेकर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथियाँ बताई। जैसे संत जॉन मार्शल का विचार है कि ये सभ्यता 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक फैली फूली। दूसरी तरफ अनरेस्ट मैके का विचार है कि नहीं, ये सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक फैली। इसी तरह आई.एम. व्हीलर का मानना है कि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता फली फूली है। अगर हम इसी तरह इनका देखें मतभेद को, तो जो हम सही तिथि मानते हैं वो है रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर जो तिथि हमें मिली है वो है आरंभिक चरण की 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व तक, विकसित चरण की 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तरकालीन चरण यानी कि जब ये पतन की तरफ चल पड़ी 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व तक। तो यहाँ कालक्रम को देखते हुए काफ़ी मतभेद का सामना हमें करना पड़ता है। अब चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों की कि ये कहाँ पर और किन राज्यों से हमें मिले हैं। एक का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया है, वो है हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर पाकिस्तान में पड़ता है और पश्चिम पंजाब के मिंटगुमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे हैं, और बच्चे इसका जवाब देते हैं सिंधु नदी के किनारे, जबकि ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ये लाहौर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी खोज 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये नगर आधुनिक ढंग से बनाया हुआ है, इसके मकान पक्के, सड़कें और गलियां चौड़ी हैं। इस नगर की 6 परतें हमें मिली हैं, इसका मतलब ये नगर 6 बार बसा और उजड़ा है। काफ़ी मात्रा में इस नगर से हमें मृदभांड औजार इनकी प्राप्ति हुई है। अब चलते हैं दूसरे नगर की ओर। दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, महत्वपूर्ण स्थल है। ये सिंध के लरकाना ज़िले में हमें मिला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें काफ़ी कंकाल मिले हैं। इस नगर की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी या कह लो आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी और ये नगर सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। इस नगर की 7 परतें मिली हैं, तो ये नगर भी 7 बार बसा और उजड़ा था। इस नगर से हमें विशाल स्नानागार, गोदाम घर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और बहुसंख्या में मोहरें मिली हैं। अब चलते हैं तीसरे स्थल की ओर, ये है चहुंदड़ो। ये भी पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इस नगर की खोज 1930 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई और ये नगर मन के बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मन के बनाने वाले स्थलों के नाम बताओ, तो इसमें चहुंदड़ो का नाम आता है। इस नगर से हमें शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर भारत में प्रमुख केंद्रों का जिक्र करें तो उसमें है कालीबंगा। ये केंद्र राजस्थान में है, जिला गंगानगर में, और इसका नाम यहाँ पर ये चूड़ियाँ बनाने के कारण कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ हमें काफ़ी मात्रा में मिली हैं, जिसके कारण इसका नाम ही क्या रख दिया गया है, कालीबंगा। इसकी खोज 1953 में एक घोष द्वारा की गई थी। बाद में बी.के. थापर और बी.बी. लाल ने 1960 में इसके उत्खनन में अपना योगदान दिया था। तो ये हमारा राजस्थान का महत्वपूर्ण हुआ कालीबंगा स्थल। आगे चलते हैं लोथल। ये गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद नगर जिले में है और इस नगर की खोज की गई 1955 में S.R. राव द्वारा। ये नगर अपनी बड़ी बंदरगाह के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम बंदरगाह किस स्थल पर है, तो ये लोथल में, और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार यहाँ से होता था और ये स्थल लोथल यानी मन के बनाने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके बाद है आलमगीरपुर। ये नगर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में है और इसकी खोज 1958 में Y.D. शर्मा द्वारा की गई। फिर आते हैं हरियाणा की तरफ, तो यहाँ बन्नावली हरियाणा के हिसार जिले में है, जिसकी खोज 1973 में R.M. बिस्ट द्वारा की गई थी।
तो ये तो थे हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र। इसके अलावा और भी केंद्र हैं जिनकी खोज आज तक हो चुकी है, जिनमें हमारे आते हैं कोटला निहीखा पंजाब में, धोलावीरा रंगपुर गुजरात में, संघोल पंजाब में, मांडा जम्मू कश्मीर में, राखीगढ़ी मिठाथल हरियाणा में, सुतका गेंडोर बालाकोट आमरी कोट तीजी ये हमारे पाकिस्तान में। तो काफ़ी संख्या में आज तक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज कार्य की जा चुकी है और ये कार्य अब भी चल रहा है। अब हम वर्णन करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई और जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए ये है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो जवाब हमारा यही है। अगर ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन कीजिए, तो भी हमारा यही सवाल है, जवाब होगा सवाल का। अगर ये पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताएं, तो थोड़े से फिर बदल के साथ यही जवाब हमारा उसमें भी होगा। तो बढ़ते हैं विशेषताओं की ओर। तो पहली विशेषता है नियोजित नगर योजना, कि ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो नगर हैं वो एक नियोजित नगर योजना के तहत बसाया गया था। मतलब इतने पुराने समय में भी हम उस समय की योजना देखकर कह सकते हैं कि वहाँ पर नगर पालिका जैसी व्यवस्था रही होगी। नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। दुर्ग में राजा और उसके अधिकारी रहते थे और ये थोड़ा सा ऊंचाई पर पड़ता था। दूसरा है निचला शहर, दुर्ग से थोड़ी दूरी पर था। थोड़ी यहाँ पर ये माना जाता है कि आम जनता रहती होगी। यहाँ पर आप फोटो देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुर्ग कौन सा है और निचला शहर कौन सा है। दुर्ग के चारों तरफ भी दीवारी की जाती थी और निचले शहर के भी चारों तरफ 4 दीवारी की जाती थी। तो ये तो हुई पहली योजना। फिर हम बढ़ते हैं नगर के भवनों की ओर, कि जो भवन थे वो भी एक निश्चित योजना के तहत बनाए जाते थे। घरों को, क्योंकि बार बार बाढ़ें आती थी, नदी के किनारे होते थे, तो ऊंचे चबूतरों पर पक्की ईंटों से बनाया जाता था। इनकी नींव गहरी की जाती थी और जो घर होते थे खुले और हवादार होते थे। हर घर के मध्य में एक आंगन होता था, आंगन के चारों ओर कमरे होते थे और उस समय के अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि घरों में रोशनदान होते थे, कि यहाँ पर रोशनी का समुचित प्रबंध वहाँ पर किया जाता था और हर घर में रसोई घर, शौचालय और स्नानागार की भी व्यवस्था की गई थी। हर घर में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं का भी प्रबंध किया गया था। हमें अकेले मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से कितने कुएं हमें मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें 700 कुएं। फिर घरों से नालियाँ, मतलब पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भवन योजना थी मोहनजोदड़ो की बहुत ही उच्च कोटि की रही थी। अगली विशेषता है मोहनजोदड़ो की है, वो है विशाल स्नानागार। मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलने वाला सबसे विख्यात भवन जो था ये विशाल स्नानागार था। ये स्नानागार 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा है। यहाँ पर आप फोटो देख भी सकते हैं कि कितनी इसकी चौड़ाई, मतलब कैसे ये बना हुआ है। फिर इस तालाब के अंदर एक छोटा सा तालाब है जो कि 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा तालाब था। उत्तर और दक्षिण छोरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनी हैं। पास में ही एक कुआं बनाया गया है जहां से पानी भरने की व्यवस्था की गई थी। तालाब के चारों ओर बरामदे हैं और बरामदों के नीचे 2 मंजिला कमरे हमें मिले। अब थोड़ा सा संशय यहाँ पर ये होता है कि ये जो बड़ा स्नानागार है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो इसको लेकर, क्योंकि लिखित साक्ष्य हमारे पास है नहीं, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं या तो धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि हमारे भारत की परंपरा है नहाने की, जो सर्दियों में कार्तिक का जो स्नान किया जाता है, ऐसी ही कुछ परंपरा उस समय के ऊपर भी रही होगी कि यहाँ पर स्नान किया जाता होगा, धार्मिक विश्वास से जोड़ें। तो अगर ये कहें कि जो बड़े राजा थे वो अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो ये भी हो सकता है। तो किस पर्पज से ये स्नानागार बनाया गया था, इसको लेकर थोड़ा सा हमारे इतिहासकारों में मतभेद चलता रहता है। अगली विशेषता है मोहनजोदड़ो की है वो अन्नागार, कि अन्नागार की हमें मोहनजोदड़ो में एक ऐसा प्रसिद्ध भवन मिला है जो कि एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जो कि
45.72 मीटर लंबा और 22.86 चौड़ा है। इसमें हमें ईंटों के बने हुए 27 कमरे मिले हैं। इसमें हवा के आने जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। अनाज को रखने निकालने की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुराने समय में राजा कर लेते होंगे जनता से और उस भुगतान को इन कमरों में रखा जाता होगा। तो ये अन्य विशेषताएं जो कि मोहनजोदड़ो की हमें मिली है। वर्णन करते हैं हड़प्पा की अगली जो विशेषता है वो है सड़कें। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो सड़कें और नालियों की व्यवस्था है हड़प्पा सभ्यता की पूरे संसार में सबसे अच्छी रही है। समकालीन जितनी भी सभ्यताएं अगर आप उनके साथ इनकी तुलना करें तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और नालियों की व्यवस्था कहीं उनसे श्रेष्ठ रही है। मोहनजोदड़ो का वर्णन करें तो मोहनजोदड़ो में हमें एक प्रमुख जो सड़क मिली है वो 10 मीटर चौड़ी है, जिसको राजपथ का नाम दिया गया और इस राजपथ पर 12 बैलगाड़ियां एक साथ समानांतर में चल सकते थे, इतनी चौड़ी थी। सड़कें इस तरह बनाई जाती थी कि उनकी हवा के साथ ही अपने आप सफाई हो जाए। सड़कों के दोनों तरफ रात में रोशनी का पूरा प्रबंध भी किया गया था। अगली व्यवस्था है नालियों की व्यवस्था, जो कि एक श्रेष्ठ व्यवस्था हड़प्पा या कह लो मोहनजोदड़ो की रही है। नालियों की उत्तम व्यवस्था मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था हुई। यहाँ गंदे पानी के निकास के लिए नालियों को वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। हर घर से एक छोटी नालियाँ निकलती थी और जो घरों का पानी बाहर सड़क या गली में बनी बड़ी नाली में आकर गिरती थी। और ये जो बड़ी नाली थी ये शहर से बाहर बड़े नाले में जाकर गिरती थी। यहाँ आप फोटो के माध्यम से ये चीज़ देख भी सकते हैं। ये नालियाँ जो थी पक्की होती थी, इनको ढकने की व्यवस्था भी होती थी और इस तरह से इनको ढका जाता था कि आसानी से उसको हटाकर इनकी सफाई की जाए। नालियों के बीच में छोटे छोटे गर्त यानी गड्ढे बनाए जाते थे ताकि पानी का जो बहाव है वो रुके नहीं। तो इतनी वैज्ञानिक ढंग से हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो नगर की नालियों की व्यवस्था रही है। तो ये थी मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, जिसमें हमने वर्णन किया नियोजित नगर का, भवन, स्नानागार, अन्नागार, सड़कें, नालियाँ और इसमें एक दो और हम जोड़ दें तो इसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब इस भाग को यहीं पर आराम देते हैं और अगले भाग में हड़प्पा सभ्यता की और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। धन्यवाद।